नमस्कार, जय हिंद साथियों। भारतीय संविधान ए टू जेड में हम अगला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। और कल एक टॉपिक बीच में रह गया था कि भारतीय संविधान को जब संविधान निर्माताओं ने बनाया, हमारी संविधान सभा ने बनाया, तो उसमें क्या क्या कमियां रह गई थी, उसकी आलोचनाएं क्या क्या थी। तो वैसे आरएस मेंस के दृष्टिकोण से उचित है। कई बार आजकल कारण कथन हर चीज़ कहीं पर कैसे भी पूछी जा सकती है। तो एक आलोचना ये भी थी कि वकील राजनेता अधिक थे, किसान और मजदूरों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। कि जो संविधान सभा बनी थी उसमें वकील ज्यादा थे, किसान मजदूर थे ही नहीं, तथा वकीलों के कारण इसकी भाषा अत्यधिक जटिल है। तो यह आलोचना भी उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि आज हम कहें कि साहब मास्टर पढ़ा रहे हैं या डॉक्टरी इलाज कर रहे हैं, तो साहब बाकियों को क्यों नहीं है। तो देखिए, हर काम का एक कार्य क्षेत्र होता है। संविधान एक जटिल कार्य है। उस स्तर का ज्ञान और तार्किकता ज्यादातर वकीलों में थी, और उस समय जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम लड़ा उनके पास में भारत को लेकर दूरगामी दृष्टिकोण था। तो उस वक्त के राजनेता और उस वक्त के वकील दोनों ही संविधान निर्माण के लिए अधिक योग्य थे, अधिक सक्षम थे। इसलिए उस वक्त जो है वो वकील और राजनेता को भी संवैधानिक और राजनीतिक मामलों की जानकार होने के कारण उन्हें अधिक महत्व दिया गया और उन्हें अवसर प्रदान किया गया। जहां तक किसानों और मजदूरों का प्रश्न है, तो सोचिए आज भी भारत में किसानों और मजदूरों में इतनी जागरूकता नहीं है ना। उनका भी कई मुद्दों पर नुकसान होता रहता है, शोषण होता रहता है। तो उस वक्त के किसान और मजदूरों में तो बिल्कुल भी शिक्षा का स्तर नहीं था, राजनीतिक जागरूकता काफी कम थी। ऐसे में उन लोगों को संविधान निर्माण में भागीदार बनाना संभव नहीं था। हालांकि जो संविधान बनाया गया है उसमें कहीं पर किसानों और मजदूरों के हितों की उपेक्षा नहीं की गई है, बल्कि उन्हें पर्याप्त संरक्षण देने का प्रयास किया गया है। तो मानते हैं कि किसान और मजदूर संविधान सभा में तो नहीं थे, लेकिन उनके अधिकारों की पूरी सुरक्षा की गई है। उसके बावजूद संविधान सभा में उनके हित को पर्याप्त संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 393 में भारतीय संविधान का शीर्षक दिया गया है। भारत का संविधान अनुच्छेद 395 के तहत भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को निरस्त कर समाप्त किया गया है। मतलब जो 93 में भारतीय संविधान का शीर्षक दिया गया है भारत का संविधान, ये थोड़ा टॉपिक अलग हो गया कि जो भारत का संविधान बना तो संविधान के ऊपर हेडिंग दी गई थी भारत का संविधान। क्या हेडिंग दी गई? भारत का संविधान। उससे पहले भारत का शासन पूरी तरीके से भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संचालित हो रहा था। मतलब उससे पहले भारत का संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संचालित हो रहा था। तो इसे पूरी तरीके से निरस्त किया, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो अंग्रेजों ने दिया था इसको भी निरस्त किया और भारत का संविधान लागू किया। अनुच्छेद 393 में संविधान को शीर्षक दिया गया भारत का संविधान, और 395 के तहत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और भारत शासन अधिनियम दोनों को निरस्त किया गया। क्योंकि जब तक भारत का संविधान लागू हुआ तब तक भारत का शासन भारत शासन अधिनियम 1935 से चल रहा था, और स्वतंत्रता की घोषणा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत की गई थी। और उसी में ये बात कही गई थी कि भाई इसके तहत भारत का शासन संचालित होगा नए संविधान के बनने तक। तो ये निरस्त तो कर दिया, लेकिन इसको भी तो निरस्त करना जरूरी था। दोनों को निरस्त किया। अनुच्छेद 395 अनुच्छेद 395 एक अस्थायी प्रावधान था, क्योंकि इसका सिर्फ मतलब था इन दोनों को निरस्त करना। अनुच्छेद 379 में यह बताया गया था कि संविधान सभा ही अंतरिम संसद बना दी गई थी। जब तक नई संसद नहीं बने, जब तक देश में आम चुनाव नहीं हो, तब तक संविधान सभा ही संसद की भांति कार्य करेगी, और वो सभी अधिकार जो भारतीय संसद को मिलने वाले हैं आर्टिकल 79 के तहत, वो सभी के सभी अधिकार संविधान सभा को भी दिए जाएंगे। तो 26 नवंबर 1949 से लेकर संविधान सभा केवल अंतिम संसद के रूप में कार्य करेगी। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू हो गया था। उसके बाद संविधान निर्माण का काम तो कंप्लीट हो चुका था, ये लास्ट ही था संविधान निर्माण की दिशा में, है ना। अंतिम मीटिंग कब हुई थी? अंतिम मीटिंग हुई थी 24 जनवरी
1950, लेकिन संविधान बनाने का काम यहां फाइनल हो चुका था। तो इसके बाद में संविधान सभा का कोई काम नहीं था। संविधान सभा अब संसद के रूप में ही कार्य कर रही थी। और बार बार हम बताते हैं कि जब संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करती थी तो उसकी अध्यक्षता गणेश वासुदेव मावलंकर करते थे। गणेश वासुदेव मावलंकर करते थे। अनुच्छेद 380 में यह बात बताई गई थी कि संविधान सभा द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति होगा। संविधान सभा द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति होगा। तो देखिए आर्टिकल कौन कौन से। 393 क्या बात कही 393 में? 393 में यह कहा कि संविधान, भारत का संविधान, यह शीर्षक रखा गया, भारत का संविधान, संविधान का शीर्षक है भारत का संविधान। आर्टिकल 393 के तहत आर्टिकल 395 में क्या कहा गया? 395 में कहा गया कि अब नया संविधान जब लागू हो गया है तो पुराना जो भारत का शासन चल रहा था, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चल रहा था, और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चलेगा नए संविधान बनने तक। नए संविधान बनने तक भारत का शासन इस नियम के तहत चलेगा। ये बात किसमें कही? ये कही भारत स्वतंत्रता अधिनियम में। तो इन दोनों को ही समाप्त किया गया आर्टिकल 395 के तहत। आर्टिकल 380 में अंतरिम संसद की बात की गई कि जब तक नई संसद का गठन नहीं होता है तब तक संविधान सभा ही संसद की भांति कार्य करेगी। अनुच्छेद 380 याद रखेंगे। और अनुच्छेद, सॉरी मैं उल्टा बोल गया हूं, अनुच्छेद 380 नहीं, 379 में अंतरिम संसद की बात कही गई है। अंतरिम संसद। और अनुच्छेद 380 इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद आर्टिकल 380, जिसमें यह कहा गया है कि संविधान सभा ही नए राष्ट्रपति का चुनाव करेगी। समझ में आई? आर्टिकल 380 में यह कहा गया है कि संविधान सभा ही नए राष्ट्रपति का चुनाव करेगी। और 24 जनवरी 1950 के दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा ने भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया। मनोनीत नहीं किया, निर्वाचित किया, याद रखिएगा। और 26 जनवरी 1950 के दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। और उसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि अब देश का तंत्र देश की जनता यानी गण के द्वारा संचालित है, इसलिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो ये चारों आर्टिकल ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं कि जो भारत का संविधान लागू हुआ था, यह संविधान क्या 100% भारतीय संविधान निर्माताओं के दिमाग की उपज थी, या सभी देशों के अच्छे अच्छे संविधानों को इकट्ठा किया गया और उसके बाद में उसमें से अच्छी अच्छी बातों को जोड़कर भारत का एक अच्छा सा संविधान तैयार किया गया? तो वास्तविकता यह है कि उस वक्त संविधान निर्माताओं को करीब 60 देशों के संविधान की प्रतियां उपलब्ध करवाई गई। उन प्रतियों का उन्होंने अध्ययन किया और किस देश के संविधान में कौन सी अच्छी बात है उसका समावेश भारतीय संविधान में करते हुए और एक उत्कृष्ट कोटि का संविधान बनाने का प्रयास किया गया। लेकिन फिर भी बता दें कि भारत शासन अधिनियम 1935 जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव उसी का ही है। किसका? भारत शासन अधिनियम का ही सबसे ज्यादा प्रभाव है। भारत शासन अधिनियम का ही सबसे ज्यादा प्रभाव है। भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए, किसी से भी अच्छी बातों को ग्रहण करना कोई बुरी बात नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि वो उधार का थैला है। हमने अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण किया है और पूरे विश्व में यही हो रहा है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संविधान का लगभग 70% हिस्सा वहां से लिया गया है। कहां से? भारत शासन अधिनियम 1935 से। प्रारूप समिति ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया और उनके अच्छे उपायों को नहीं, प्रावधानों को, उपायों की जगह कीजिएगा, प्रावधानों को
ग्रहण किया और भारतीय संविधान की रचना की। हमारे संविधान के मेन स्रोत कौन कौन से हैं? पहला है भारत शासन अधिनियम 1935। यह भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है। मानते हैं कि 2/3 या लगभग 70%, 66%, 70% भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। भारत का संघीय ढांचा, भारत एक संघ है जो राज्यों का संघ है। भारत एक संघ है जो किसका है? राज्यों का संघ है। संघीय ढांचा वाली बात भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण की गई है। इसी प्रकार द्विसदनीय विधायिका, हमारी जो संसद है उसके 2 सदन हैं। हमारी संसद के 2 सदन हैं। देखो, उच्च सदन का नाम है राज्यसभा और निम्न सदन का नाम है लोकसभा। अब आप कहोगे सदस्य तो लोकसभा में ज्यादा है, बोलबाला भी इनका ज्यादा है, लेकिन ये निम्न सदन है, ये उच्च सदन है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो विज्ञान, कला, संस्कृति, साहित्य इत्यादि उत्कृष्ट क्षेत्रों से चुने हुए व्यक्ति आते हैं राज्यसभा में, इसलिए राज्यसभा को उच्च सदन माना है, लोकसभा को निम्न सदन। तो द्विसदनीय शासन व्यवस्था का सिद्धांत जो है ये भी कहां से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। प्रश्न ऐसे आ सकता है, इधर आ जाएं संविधान के प्रावधान, इधर आ जाएं स्रोत, मैच करने के आ सकते हैं। इनमें से सही जोड़ा कौन सा है? युग्म वाले प्रश्न भी आ सकते हैं कि इधर की तरफ तो लिख दें आपके प्रावधान और यहां पे लिख दें स्रोत, और ये कह दें इनका जो ABCD है या 1 2 3 4 है, इनका सही युग्म क्या होगा, इसमें सही जोड़ा कौन सा होगा। और हो सकता है जोड़े दे दें, उसमें से 1 जोड़ा सही दे दें, 4 जोड़े 3 जोड़े गलत दे दें, ऐसे भी ऑप्शन बन सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे कई तरीके हैं प्रश्नों को देने के। भारत शासन अधिनियम से और क्या लिया? प्रांतों को स्वायत्तता। इतनी भी स्वायत्तता नहीं है कि वो भारत संघ से अलग हो जाएं, लेकिन फिर भी प्रांतों को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। राज्य सूची के विषय प्रांतों के अधीन डाले गए हैं। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की केंद्र सरकार के द्वारा, कि केंद्र सरकार की अनुशंसा पर, केंद्र सरकार की अनुशंसा पर राष्ट्रपति राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करेगा और राज्यपाल निरंतर राज्य की वैधानिक स्थिति पर नजर रखेगा और उसी के अनुसार केंद्र सरकार को सूचना देगा। यदि वहां संवैधानिक तंत्र की विफलता होती है राज्यों के अंदर, ठीक है ना, संवैधानिक तंत्र की विफलता होती है, तो उस संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भी राज्यपाल करेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि राज्यों के अंदर केंद्र सरकार का प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल मौजूद रहता है, और राज्यपाल का प्रावधान भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। राज्यपाल की वीटो शक्ति, देखो कई ऐसी जगह हैं जहां पे राज्यपाल को वीटो शक्ति है, राज्यपाल की अनुमति के बिना वो काम नहीं हो सकते, है ना। तो ये राज्यपाल की वीटो शक्ति है, ये भी 1935 अधिनियम से लिए गए हैं। आपको पता है भारत शासन अधिनियम 1935 में एक संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया था। तो संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो बना, ये भी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बना। जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान, ये भी भारत शासन अधिनियम 1935 से है। आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान कौन से? आर्टिकल 352, है ना, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356, ये जो प्रावधान है वो भी कहां से लिए गए हैं? वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360, 352, 56, 60, ये तीनों के तीनों कहां से लिए गए हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 से। न्यायपालिका, केंद्र में सुप्रीम कोर्ट होगी, राज्यों के अंदर हाई कोर्ट होगी, बाकी जिलों में भी जिला कोर्ट होगी। ये सारी व्यवस्थाएं भी भारत शासन अधिनियम 1935 में। और समवर्ती सूची कि कुछ विषय केंद्र सरकार के अधीन हैं, वो हैं केंद्र सूची के विषय, संघ सूची के विषय। कुछ विषय केंद्र सरकार के अधीन है, वो क्या है? संघ सूची। जो विषय राज्य सरकार के अधीन है, राज्य सूची।
और कई विषय ऐसे हैं जिन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, उन्हें हम कहते हैं समवर्ती सूची। ठीक है। और ये जो अनुसूचियां हैं, ये जो अनुसूचियां हैं, सॉरी सूचियां जो है, ये अनुसूची 7 में दी गई है। अनुसूची, आगे हम अनुसूचियां पढ़ेंगे, अनुसूची 7 में दी गई है। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को भी है और राज्य सरकार को भी है। लेकिन यदि राज्य ने भी उस पर कोई कानून बना दिया और केंद्र ने भी कोई कानून बना दिया तो, और दोनों कानून यदि विपरीत हैं तो फिर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून, जो केंद्र ने कानून बनाया है, वो लागू रहेगा। राज्य का कानून केंद्र पर प्रभावी हो जाएगा, राज्य का लागू नहीं होगा। तो देखिए, लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 से की गई है। जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान, ये भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। आपातकालीन प्रावधान आर्टिकल 352, 356 और 360। न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। समवर्ती सूची, और एक है कैग। कैग है कंट्रोलर, ये कंट्रोलर नहीं है, कंट्रोलर, COMPTRO, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये कैग जो है, ये भारत सरकार के द्वारा किए गए खर्चों की समीक्षा करता है, उनकी जांच करता है, उनकी वित्तीय औचित्यता का निर्धारण करता है। कैग, ये हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। कैग जो लिया गया है, ये भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के देखिए कौन कौन से पॉइंट हो गए। संघीय ढांचा, है ना, केंद्र सरकार होगी, संघ होगा और संघ राज्यों से मिलकर बनेगा। द्विसदनीय व्यवस्थापिका, लोकसभा और राज्यसभा होंगे। प्रांतों को स्वायत्ता, राज्यों में राज्यपाल, राज्यपाल की वीटो शक्ति। लोक सेवा आयोग, जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान, न्यायपालिका, समवर्ती सूची और कैग। ये जो विषय हैं, ये कहां से लिए गए हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। अब देखिए, ब्रिटेन से क्या क्या लिया है। ब्रिटेन से लिया है संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था, क्योंकि ब्रिटेन में हमारे मतलब इतने साल तक, लगभग 200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया। 1857 के बाद तो पूरी की पूरा जो इंडिया है, भारत का शासन ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही नियंत्रित हो रहा था। तो ऐसे में संसदीय शासन व्यवस्था जो है, ये ब्रिटेन से ग्रहण की गई है। द्विसदनीय शासन व्यवस्था, ये 1935 का अधिनियम भी, आप कहेंगे सर 1935 से है ना, फिर ब्रिटेन का कैसे बोल रहे हो? अरे 1935 के अधिनियम में भी बहुत सी वो बातें हैं जो ब्रिटेन के अंदर चल रही थी, तो वो दोनों कॉमन हो गई। ब्रिटेन में भी द्विसदनीय शासन व्यवस्था का प्रावधान था और यही प्रावधान 1935 के अधिनियम में था, तो ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मंत्रिपरिषद का निम्न सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, जैसे मंत्रिपरिषद है भारत की, वो व्यक्तिगत स्तर पर तो उत्तरदायी रहती है, किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति। यदि हम बात करें व्यक्तिगत स्तर पर, राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी। और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहती हैं। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है। ये जो बातें ली गई है, ये ब्रिटेन से ली गई है। कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। तो ध्यान रखिएगा कि यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। और व्यक्तिगत तौर पर किसके? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कोई मंत्री अपने पद पर है। इसी प्रकार मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, देखिए
मंत्री परिषद है उसमें तो कैबिनेट मंत्री, एक है मंत्री परिषद और एक है मंत्रिमंडल। दोनों में फर्क क्या है? मंत्री परिषद जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको अपने बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, तीनों प्रकार के मंत्री आते हैं किसमें? मंत्री परिषद में। ठीक है। और मंत्रिमंडल क्या होता है? मंत्रिमंडल केवल कैबिनेट मंत्री आता है मंत्रिमंडल में। केवल कौन आता है? कैबिनेट मंत्री मंत्रिमंडल में आता है। ये केवल कैबिनेट मंत्री किस में आएगा? मंत्रिमंडल में। तो मंत्रिमंडल की बात करें तो उसमें केवल कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री आते हैं, और मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री और स्वतंत्र प्रभार ये भी है। ये चारों प्रकार के मंत्री आते हैं। संसदीय सचिव भी आते हैं। ये सभी किस में आ गए? मंत्री परिषद में। और कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री वो क्या होते हैं? मंत्रिमंडल। ये मंत्रिमंडलीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। खोपड़ी में डाल लो, यही जीवन है, इसी से काम चलना है। विधायी प्रक्रिया, किस प्रकार से कानून बनेंगे, किस प्रकार से पारित होंगे, है ना, विधि का शासन है, ये सभी है विधायी प्रक्रिया। ये पंक्तियां थोड़ा सा मिसप्रिंट है, थोड़ा सही कर लेना। विधायी प्रक्रिया ये ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता, जैसे अमेरिका में डबल नागरिकता है, राज्यों की नागरिकता अलग है, देश की नागरिकता अलग है। ब्रिटेन और इसमें रसिया में भी ऐसा ही था। भारत में हम सिर्फ, हमारे पास एक ही नागरिकता है, वो है भारतीय की। हम कहें साहब राजस्थान वालों की राजस्थान की अलग से नागरिकता, यूपी वालों की यूपी की, गुजरात वालों की गुजरात की, ऐसा नहीं है। केवल एकल नागरिकता है, और वो कौन सी है? भारतीय नागरिकता। तो भारतीय नागरिकता यानी एकल नागरिकता का प्रावधान भी ब्रिटेन से लिया गया है। रिट जारी करना, यदि हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम उस हनन के खिलाफ सीधे जा सकते हैं। कहां पर? उच्चतम न्यायालय। और उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय तो स्टेट में है और उच्चतम न्यायालय दिल्ली में है। तो इनके पास में अधिकार है रिट जारी करने का। ये तुरंत प्रभाव से व्यक्ति के मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए रिट जारी करती है। और रिट कौन कौन सी जारी करती है? सामान्यतया ये रिट है, एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, यदि किसी व्यक्ति को किसी ने बंदी बना लिया, पुलिस वालों ने भी बना लिया, और वो कानून के विपरीत हैं, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाइए, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जो है वो दायर कीजिए, और वहां पर रिट जारी की जाएगी, जिसमें यह कहा जाएगा कि उपरोक्त व्यक्ति को सशरीर यहां उपस्थित कीजिए। तो किसी को कोई बंदी नहीं बना सकता गैर कानूनी तरीके से, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। ठीक है। इसी प्रकार से प्रतिषेध, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, प्रतिषेध हो गया, उत्प्रेषण हो गया, अधिकार परीक्षा, इस प्रकार की याचिकाएं जारी की जाती है। इस प्रकार की याचिकाएं जारी की जाती है। ठीक है। तो इन याचिकाओं के माध्यम से मूल अधिकारों की सुरक्षा की जा सकती है। याचिकाओं के माध्यम से मूल अधिकारों की
सुरक्षा की जा सकती है। इसी प्रकार विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष सभी को समान अधिकार हैं। ये बात कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। लेकिन आपको पता है कि हमारे देश में एक तरफ तो कानून के समक्ष सब समान हैं, दूसरी तरफ जो देश के कमजोर पिछड़े थे उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था ताकि उन लोगों को भी अधिकार मिल पाए। तो वो है विधि का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता मतलब कानून के समक्ष सभी समान हैं। ये बात कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है। और विधि का समान संरक्षण, ये बात ली गई है अमेरिका से। अब देखिए, एक परिवार में 4 बच्चे हैं, यदि एक बच्चा थोड़ा कमजोर है, हम कहते हैं साहब यहां चीज रखी हुई है, अपने आप सब बराबर लेके खा लो, तो कमजोर को तो मिलेगी नहीं, होशियार खा जाएगा। तो वैसे जब देश आजाद हुआ तो हमने कह दिया कानून सबके लिए समान है, अवसर समान है, नौकरियां समान है, सब समान है। लेकिन ये बताइए, जो सदियों से दबे कुचले थे, कमजोर थे, दलित थे, उन व्यक्तियों के लिए भी, उनको भी फिर अधिकार कैसे मिलेंगे? है ना। तो समानता स्थापित करने के लिए समान समूह के बीच के साथ में समान व्यवहार, कमजोर के साथ में सब कमजोरों के साथ एक समान व्यवहार, सब मजबूत के साथ एक समान व्यवहार, सब वृद्धों के साथ एक समान व्यवहार। तो इस प्रकार के एक समान व्यवहार की बातें करके, और आरक्षण है और है तमाम सुविधाएं जो दी जाती है, वो है विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण वाली बात अमेरिका से ली गई है और विधि के समक्ष समता वाली बात ब्रिटेन से ली गई है। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हम आगे पढ़ेंगे, ये भी ब्रिटेन से ली गई है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट चुनाव होते हैं, एक आदमी को वोट मिले 50,000 और एक को मिले 49,999। एक वोट से जीता, पूरी शक्ति उसको मिलेगी, जो हारा उसको 0 मिलेगा, है ना। तो अग्रता ही विजेता, जो वोट में आगे रहेगा वही विजेता होगा। ऐसा नहीं है कि साहब जो अधिकार दे रहे हैं, भाई एक को 50,000 वोट मिले हैं, एक को एक कम मिला है, तो थोड़ा अधिकार उतने के उतने उसको दे दो, थोड़ा सा कम कर दो। ऐसा तो नहीं है। अधिकार पूरे किसको मिलेंगे? अग्रता को। और जो हार गया वो हार ही गया, 0 पे आ गया, चाहे उसने 100 वोट लिए हैं, चाहे उसने 49,000 वोट लिए हैं। ये बात कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है, अग्रता ही विजेता वाली बात। और कैग भी, अब आप कहोगे वही बात, ब्रिटेन से लिया हुआ बता रहे हो, भारत शासन अधिनियम से। तो भारत शासन अधिनियम किसने बनाया था? ब्रिटेन ने। अपने देश के कैग को देकर भारत में बना दिया, और भारत सरकार ने बाद में जब संविधान बनाया, संविधान सभा ने, तो उन्होंने भी कैग को लागू कर दिया। तो कैग वाली बात चाहे तो आप कह दो 1935 के अधिनियम से ली है या ब्रिटेन से ली है। समझ रहे हो ना भाई, ब्रिटेन ने ही तो भारत में 1935 का अधिनियम लागू किया था। उनके देश में कैग का सिस्टम था, तो उन्होंने 1935 के अधिनियम से भारत में भी कैग का सिस्टम लागू कर दिया। अब जब भारत में संविधान सभा ने संविधान बनाया तो यहां भी कैग का प्रावधान रखा। तो ये चाहे तो कह दो 35 के अधिनियम से आया, और या कह दो ब्रिटेन से आया, दोनों से ही लिया हुआ माना जा सकता है। तो ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। अब देखो अमेरिका से क्या क्या लिया गया। अमेरिका से लिया गया स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारे देश में न्यायपालिका जो है, उसमें जितने भी न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, उसमें कोई कार्यपालिका का या विधायिका का हस्तक्षेप नहीं है। ना कार्यपालिका का हस्तक्षेप है, ना व्यवस्थापिका का हस्तक्षेप है। लोकतंत्र के 3 स्तंभ होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और आपने देखा है कि इन दोनों का इस पे कोई प्रभाव नहीं है। न्यायपालिका में पूरी तरीके से स्वतंत्रता है। इनके द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा करने के लिए न्यायाधीश पूरी तरीके से स्वतंत्र है। और भारत का इतिहास ये कहता है कि स्वतंत्रता के बाद बहुत सारे ऐसे अवसर आए हैं
जहां जहां पे न्यायाधीशों को ऐसा लगा कि भाई ये जो कानून बना है ये पूरी तरीके से संविधान के अनुरूप नहीं है, तो उन्होंने उसकी संवैधानिक व्याख्या की, न्यायिक पुनरावलोकन किया और कई कानूनों को निरस्त भी किया था, है ना। कई कानूनों को निरस्त भी, जैसे न्यायिक नियुक्ति आयोग 2015 का, वो निरस्त किया था पूरा का पूरा। तो इसका मतलब भारत में न्यायपालिका पूरी तरीके से स्वतंत्र है और ये प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। ये प्रावधान कहां से लिया है? अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन, व्यवस्थापिका या कार्यपालिका कोई भी संविधान संशोधन करें या कानून को पारित करें, वो कानून हमारे संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं है, इसके लिए न्यायपालिका को ये अधिकार है कि वो उन कानूनों की संवैधानिक समीक्षा करें और इस क्रिया को कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है ना भाई। जैसे मान लो संसद ने कोई कानून बना दिया और वो कानून हमारे संविधान के अनुरूप है ही नहीं, हमारे आधारभूत ढांचे का उल्लंघन कर रहा है या नहीं, तो न्यायपालिका जो है वो उसकी न्यायिक पुनरावलोकन करेगी। पुनरावलोकन का मतलब रिव्यू लेगी। क्या करेगी? रिव्यू लेगी। ये देखेगी कि वास्तव में ये कानून यदि हमारे भारत के संविधान के अनुरूप नहीं है तो उसको निरस्त कर सकती है, उसके किसी भाग को निरस्त कर सकती है ना, और उसके बाद में हो सकता है निर्देश भी दे सकती है कि आप जो है वो उसके लिए कानून बनाइए। तो न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से लिया गया है। क्लियर है ना। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा करना। ठीक है। इसी प्रकार जनहित याचिका, देखो एक भारत में एक जज हुई थी कपिला हिंगोरानी। मैंने जज बोल दिया शायद, ये वकील थी कपिला हिंगोरानी। और एक भारत में न्यायाधीश हुए थे डॉक्टर पीएन भगवती। इन दोनों का नाम जो है वो जनहित याचिका के लिए लिया जाता है, यानी लोकहितवाद की जननी कहा जाता है कपिला हिंगोरानी को। लोकहितवाद। अब आप जनहित याचिका का मतलब समझिए। देखिए, आपके आसपास में कोई ऐसा परिवार है जिसमें महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है और वो महिलाएं जाकर मुकदमा दर्ज नहीं करवा रही, या आपके आसपास में कोई ऐसा क्षेत्र है जहां गरीब तबके के लोग जो है वहां पर मानव की तस्करी हो रही है, छोटे छोटे बच्चों को बेचा जा रहा है, लेकिन वो लोग जाकर पुलिस में जाकर कोई मुकदमा नहीं दर्ज करवा रहे, या अतिक्रमण हो रहा है, या कोई पार्क है और वहां प्रदूषण हो रहा है, उन मुद्दों पर कोई व्यक्ति जाकर वहां पर किसी प्रकार का मुकदमा दर्ज नहीं करवा रहा। आपका कोई लेना देना नहीं है, आप तीसरे पक्ष हैं। लेकिन यदि आप सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाकर सिर्फ एक लेटर पे भी लिख के दे देंगे ना कि साहब ये अन्याय हो रहा है हमारे यहां पे, तो न्यायपालिका ये नहीं कहेगी कि वकील लाइए, दावा प्रस्तुत कीजिए, विपक्ष वाले को नोटिस देगी, नहीं, सिर्फ उस पत्र को ही याचिका मानकर, याचिका स्वीकार कर लिया जाएगा और उस पर पूरी तरीके से मुकदमा चलेगा और उसमें जो है वो न्यायपालिका निर्णय देगी भाई प्रदूषण को हटाने के लिए क्या करें, मानव तस्करी के लिए क्या करें, या मान लो बच्चों के से कारखानों में काम करवाया जा रहा है उसके लिए क्या करें। कुल मिला के बात यह है कि यदि पीड़ित पक्ष न्यायालय में ना भी पहुंचे तो तीसरे पक्ष को भी यह अधिकार दिया गया है कि आप यदि न्यायालय को सूचना दे देंगे तो न्यायालय चलकर इस मामले में विधि का निर्माण करेगा, और इसी को हम कहते हैं जनहित याचिका। इसमें डॉक्टर पीएन भगवती जो थे उन्होंने सबसे पहले, इनके पास एक पोस्ट कार्ड में कोई शिकायत आई और उस पर इन्होंने सबसे पहले पोस्ट कार्ड को ही याचिका मानकर, ऐसे नहीं कहा वकील को बुलाइए, याचिका मानकर और उसमें न्याय करना शुरू कर दिया। इस क्रिया को हम कहते हैं जनहित याचिका, यानी जनता के हित के लिए आपको याचिका लगाएं और आपको सरकारी वकील मिलेगा और मुद्दों को प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद में न्यायालय आगे होकर उस पर फैसला देगा और न्याय देगा पीड़ित पक्ष को। यह जनहित याचिका का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है, हालांकि मूल संविधान में हमारे जनहित याचिका की बात नहीं थी। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए जो महाभियोग की प्रक्रिया है,
जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो भी अमेरिका से ली गई है। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, अमेरिका से अधिकार, अमेरिका से अधिकार, ठीक है। तो अमेरिका से ही ये बात की गई है कि जो हमारे मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स है, जो आर्टिकल 13 से लेकर 35 तक हैं, वो मूल अधिकार भी कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से, ठीक है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया, देखो, चाहे हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना है, चाहे राष्ट्रपति को हटाना है, इनके लिए एक प्रक्रिया है जिसको बोलते हैं महाभियोग। ये हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे, समझ में आ रही है ना बात? तो इनको हटाने के लिए जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख, यानी वो तरीका कहां से लिया गया है? अमेरिका से। समझ में आ रही है ना बात? कहां से लिया गया है? अमेरिका से। विधि का समान संरक्षण, मैंने अभी आपको बताया था कि ब्रिटेन में तो ये बात कही है कि पूरे देश के हर नागरिक के लिए कानून बराबर, लेकिन अमेरिका ने कहा नहीं, ऐसे नहीं, कमजोर को थोड़ी सी एम्पावरमेंट कीजिए, जो कमजोर है उसको थोड़ी शक्ति दीजिए, जो मजबूत है उसको थोड़ा सा पीछे कीजिए। तो इस प्रकार से विधि का समान संरक्षण का मतलब है कानून सबको बराबर मात्रा में मिले, सबको बराबर न्याय मिले। इसके लिए हमें थोड़ा बहुत पक्षपात भी करना पड़े, सकारात्मक पक्षपात, तो वो है विधि का समान संरक्षण। ये अमेरिका से लिया गया है। विधि की सम्यक प्रक्रिया, ये भी अमेरिका से ली गई है। उपराष्ट्रपति का पद, ये भी अमेरिका से लिया गया है। और प्रस्तावना की जो पहली लाइन है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, उसमें पहली लाइन है वो भी कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। तो अमेरिका से जो बातें लिए एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका, हमारी न्यायपालिका पे कार्यपालिका या व्यवस्थापिका का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन, व्यवस्थापिका या कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों की न्यायिक पुनरावलोकन या संवैधानिक समीक्षा करना, उसे क्या बोलते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन। जनहित याचिका, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। मूल अधिकार, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, विधि का समान संरक्षण, विधि की सम्यक प्रक्रिया, ये हम पढ़ेंगे जब आर्टिकल 13 पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति का पद और प्रस्तावना की पहली पंक्ति, ये सभी लिए गए हैं अमेरिका से। अब आते हैं कनाडा का संविधान। कनाडा से क्या क्या लिया गया है? भाई कनाडा में अपने पंजाबी लोग काफी रहते हैं, तो परिसंघीय ढांचा। अब हमने ये कहा गया है कि कुछ जो शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार को दी गई है, उन विषयों को कहते हैं संघ सूची के विषय, अभी पढ़ा है आपने। कुछ विषय राज्य सूची को दिए हैं, वो है राज्य सूची। और बाकी जो अवशिष्ट शक्तियां हैं और बाकी होगी समवर्ती सूची। उसके अलावा भी यदि कोई शक्ति बच गई है जिसका उल्लेख नहीं हो पाया है, वो अवशिष्ट शक्तियां किसको मिलेगी? केंद्र सरकार को मिलेगी। ये बात कनाडा के संविधान से ली गई है। संघ वाली संघ को, राज्य वाली राज्य को, समवर्ती वाली दोनों को। और फिर भी कुछ रह गया तो किसको? केंद्र को। केंद्र सरकार राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करेगी, मतलब केंद्र सरकार की मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। यह कहां से लिया गया है? कनाडा से। सुप्रीम कोर्ट की परामर्श देने की शक्ति, आर्टिकल 143। यदि कोई मामला है जो राष्ट्रपति को समझ में नहीं आ रहा, राष्ट्रपति को निर्णय लेना है लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या निर्णय लूं, तो 143 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। क्या सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है? नहीं, बाध्य नहीं है। लेकिन दोबारा सुनो, आर्टिकल 143 143 ये कहता है कि राष्ट्रपति के पास में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के द्वारा पारित किया गया कोई कानून आ गया, तो राष्ट्रपति को समझ में नहीं आ रहा इस पे साइन करूं या नहीं करूं, ये सही है या गलत है, तो इस मामले में वो उसके बारे में राय ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से। आर्टिकल 143। सुप्रीम कोर्ट उस राय को देने के लिए बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं है। लेकिन क्या लेकिन? बहुत बड़ा लेकिन है। 26 जनवरी 1950 से पहले का कोई मामला है, 26 जनवरी 1950 से पहले का कोई मामला है,
तो वो राष्ट्रपति को कैसे पता होगा? उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को राय देनी ही पड़ेगी और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य है। क्लियर? राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, हमें पता है राज्यसभा में 250 सदस्य हैं, जिसमें से 238 का तो चुनाव होता है और 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। क्या अभी भी इतने ही है क्या? नहीं, अभी इतने नहीं है। अभी जम्मू कश्मीर की वजह से 250 नहीं है, 245 है, 233 का चुनाव हो रहा है और 12 मनोनीत हो रहे हैं, है ना। कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो ये मनोनयन वाली बात कहां से ली गई है? सॉरी, मैं यहां पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट की परामर्श देने की शक्ति, ये कहां से ली गई है? ये भी कनाडा से ली गई है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं आयरलैंड। तो आयरलैंड में देखो, अनीति, अनीति शब्द को याद कर लो। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। आयरलैंड से क्या लिए हैं? नीति निर्देशक तत्व, जो हम पढ़ेंगे आर्टिकल 36 से लेकर 50 तक। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, यह भी आयरलैंड से लिया गया है। और राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति, जो एकल संक्रमणीय मतदान प्रक्रिया के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जो हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के चुनाव के समय आर्टिकल 55-54 के अंदर, वहां हम पढ़ेंगे ये जो चुनाव की प्रक्रिया है ये कहां से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। अब है जी दक्षिण अफ्रीका। तो देखो अपने देखते हैं वर्ल्ड कप में हर बार दक्षिण अफ्रीका आज तक वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई। बहुत अच्छी टीम है, अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, कभी दूसरे नंबर पे। इस बार तो आपको पता ही है फाइनल में भारत ने उनको हरा दिया था। तो दक्षिण अफ्रीका को संशोधन करने की जरूरत है ना। दक्षिण अफ्रीका को अमेंडमेंट करने की जरूरत है, कुछ बदलाव करने की जरूरत है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा में जो 238 सदस्यों का चुनाव होता है, 238, ये चुनाव वाले सीटों का मामला बताया गया है कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। और मनोनयन वाली बात कहां से ली गई है? आयरलैंड से। 12 जो मनोनीत होते हैं, मनोनीत वाली बात तो कहां से ली है? आयरलैंड से। और जो चयनित होते हैं 238, लेकिन वर्तमान में 233 ही हैं। ये चयनित जो होते हैं वो किसके अनुसार हैं? वो दक्षिण अफ्रीका से ये प्रावधान लिया गया है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ने तो बहुत वर्ल्ड कप जीते हैं। ठीक है, तो समवर्ती सूची कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना का जो प्रारूप है वो भी ऑस्ट्रेलिया से। और अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य की जो भी हमारे संविधान में व्याख्या की गई है वो सभी ऑस्ट्रेलिया से। अब जर्मनी, आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध में भी बैकफुट पे आ गया था और द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर भी बैकफुट पर आ गया था। तो जर्मनी में हर वक्त आपातकाल की सी स्थिति रही है। तो आपातकालीन प्रावधान जो लिए गए हैं कि मूल अधिकारों का निलंबन हो जाएगा, आपातकालीन प्रावधान जो भी लिए गए हैं वो कहां से लिए गए हैं? जर्मनी से। फिर है फ्रांस। देखो, फ्रांसीसी क्रांति एक प्रेरक क्रांति थी जिसमें रूसों की बड़ी तकड़ी भूमिका थी। और फ्रांसीसी क्रांति के बाद में गणराज्य की स्थापना हुई। तो गणराज्य शब्द लिया गया है फ्रांस से। और जो फ्रांस का एक दार्शनिक था रूसो, जिसने क्रांति का मूल आधार बनाया था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों के तीनों बिंदु कहां से लिए गए हैं? फ्रांस से लिए गए हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये बिंदु कहां से लिए गए हैं? फ्रांस से लिए गए हैं। तो ध्यान रखना, गणराज्य और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये शब्द फ्रांस से लिए गए हैं जो हमारे प्रस्तावना में है। रूस से क्या लिया है? देखो, रूस हमारा अच्छा मित्र रहा है, हमारे भारत का अच्छा मित्र रहा है। तो रूस के हमेशा से कर्तव्य रहे हैं भारत की मदद करना।
तो मूल कर्तव्य कहां से लिए हैं? रूस से। ये ट्रिक है कुछ याद रखने की। मूल कर्तव्य कहां से लिए हैं? रूस से। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये शब्द भी रसिया से लिया गया है। जापान से क्या लिया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यह शब्द जापान से लिया गया है। तो 11 मैंने आपको मुख्य मुख्य बिंदु बताए हैं जहां से कुछ तथ्य उठाकर हमारे भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। तो कई बार ये मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, क्या भारतीय संविधान एक उधार का थैला है? तो आपको इसके पहले तो बतानी है कुछ एक बातें पक्ष में कि भाई ये नहीं कहना हाँ उधार का थैला है, ये बताना है कि ये चीजें विदेशी चीजों से यानी दूसरे देशों से ग्रहण की गई है। लेकिन फिर ये बताना है कि भाई ग्रहण तो की गई है, लेकिन किसी देश की अच्छी चीजों को ग्रहण करना कोई बुरी बात नहीं है। ये संविधान निर्माताओं की सकारात्मक प्रयास है कि उन्होंने हर देश की अच्छाई को हमारे संविधान में समावेशित करने का व्यापक प्रयास किया है। तो उधार का थैला नहीं कह सकते इसको, हम ये कह सकते हैं कि सभी संविधान का भारतीय परिस्थितियों के अनुसार समन्वय करने का बेहतरीन प्रयास किया गया है। तो साथियों, मैं समझता हूं कि आपको समझ में आया होगा। कल हम प्रस्तावना डिटेल से पढ़ेंगे और तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। आप इसी प्रकार से तैयारी करते रहें और इसी प्रकार से वो बनाए रखें। थैंक यू।